उतर कर संघर्ष करने का कार्य लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा किया गया। इसकी कड़ी में हम लोगों ने जब नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ था तो उसके लिए आंदोलन किया था और सरकार को नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करना पड़ा। जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इन मांगों को लेकर भी लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 25 मई 2022 को हम लोगों ने इसके लिए भारत बंद का आह्वान किया हुआ था और दोबारा 29 नवंबर 2022 को फिर से हम लोगों ने भारत बंद किया और अभी बड़े पैमाने पर अगले आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के क्रम में ही महाराष्ट्र में ये परिवर्तन यात्रा कल से शुरू की गई, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं तो बड़े आंदोलन के लिए बड़े जन समर्थन की जरूरत है। बगैर बड़े जन समर्थन के बड़ा आंदोलन नहीं किया जा सकता है। तो बड़ा जन समर्थन हासिल करने के लिए जिन मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो बात लोगों को पता होनी चाहिए। वो उनके हक की बात है, उनके अधिकार की बात है, उनके हित की बात है। तब वो आपके मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हैं और बड़ा आंदोलन और बड़ा जन आंदोलन किया जा सकता है। तो ये बात ओबीसी के लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देश में ओबीसी की आबादी आधे से 2% ज्यादा है। आधा का मतलब 50% और ओबीसी की आबादी 11%, तो आधे से 2% तो अकेले ओबीसी के लोग। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं मगर वो ओबीसी में शामिल नहीं है, एससी एसटी में शामिल नहीं है, माइनॉरिटी में भी शामिल नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी। तो ऐसे तमाम लोगों को देश में अधिकार वंचित करके रखा है। ऐसे तमाम लोगों के हक अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे। इसलिए देश भर में एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि देश में जो 90% से ज्यादा जो इस देश के असल बासिंदे हैं, असल मूल निवासी हैं, उनको देश में जागृत किया जाए और जागृत करके देश में उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाए। उसी कड़ी में चूंकि आधे से ज्यादा तो ओबीसी है, इसलिए अगर इस लड़ाई को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं तो 52% ओबीसी के लोगों को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कुछ लोग नारा लगाते हैं कि ओबीसी सोता हुआ शेर है और बस जागने की देर है। तो हमने कहा थोड़ा संशोधन करना। बोले क्या संशोधन करना है? हमने कहा ये जो बोल रहे हो ओबीसी सोता हुआ शेर है, जागने की देर है, जिसमें थोड़ा संशोधन कर लो, जगाने की देर है। क्योंकि जागने की देर है तो अपने आप तो नहीं जागेगा, जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे। जगाएगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है जगाने की? जो पहले से जग चुका है वो जगाएगा, जो पहले से जग चुका है वो जगाएगा। तो अगर हम लोग अपने को जागृत मानते हैं तो ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हमारे जो भाई सोए हुए हैं उनको जागृत किया जाए, उनको जगाया जाए। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन लगातार ओबीसी का समर्थन लेता है मगर ओबीसी के हक अधिकार के लिए कोई काम नहीं करता, ओबीसी को उनके हक अधिकार नहीं देता है। बल्कि हमारा दुश्मन ये कोशिश करता है कि ओबीसी के हक अधिकार के बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कोई बहस नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ओबीसी को उसके हक अधिकार के बारे में जानकारी हो गई
फिर वो हिंदू के नाम पर वोट कैसे ले? अगर उसको उसके हक अधिकार के बारे में जानकारी हो गई तो फिर हिंदू के नाम पर वोट कैसे देगा? फिर तो वो कहेगा हमारी गिनती करो, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा दो तो हम वोट देंगे। और ये वो देना नहीं चाहते, तो इनको लगता है कि अगर ओबीसी को अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो गई तो ओबीसी हमारे हाथ से निकल जाए। और केवल इतना मामला नहीं, अगर ओबीसी को अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो जाए तो इस देश का जो मूल निवासी समाज है, बहुसंख्यक समाज है, वो इस देश में शासन करती जमात बन जाए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है, वो बन जाएगा। उसमें अवरोध क्या है? ओबीसी जागृत नहीं है, ये सबसे बड़ा अवरोध है। वकील साहब चुनाव लड़ रहे, पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहते। क्यों? क्योंकि आप यहां हो और कानून वहां से बन रहे हैं, विधानसभा से, विधान परिषद से, लोकसभा से, राज्यसभा से कानून वहां से बन रहे हैं, पॉलिसी वहां से तय हो रही है। आप यहां हो, पॉलिसी वहां से तय हो रही है। क्योंकि अब वो जमाना तो चला गया जब तलवार निकाली, फौज बनाया और दूसरे राज्य पर हमला कर दिया और दूसरे राज्य के राजा को पराजित कर दिया और अपना राज कायम कर दिया। वो एक समय था। और जब वो समय था तब हमारे पुरखे किसी से पीछे नहीं थे, हमारे लोगों का राजपाट हुआ करता था। अभी वो समय चला गया। अभी लोकतंत्र में जनमत से सरकारें बनती, तलवार से सरकार नहीं बनती है, जनमत से सरकारें बनती है। तो ये जन है और ये जनमत है। जन हमारे लोग ज्यादा हैं मगर जनमत हमारे पास में, हमारे लोगों का ही जनमत हमारे पास में नहीं है। इसलिए 3.5% के ब्राह्मण लोग देश में राज कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों का जनमत ही हमारे फेवर में होता तो 3.5% के लोग देश पर राज नहीं करते। और अगर वो राज नहीं करते तो हमें आज ये यात्रा चला करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, ओबीसी की गिनती नहीं होती। ये बात हमको कहने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो हमारे बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों ने तो मुझे टेलीफोन किया, कई लोगों ने व्यक्तिगत मिलकर कहा पटेल जी आपकी सब बात तो अच्छी लगती है मगर जब आप कहते हो कुत्तों की गिनती होती है हमारी नहीं होती है, जानवरों की होती है हमारी नहीं होती, तो बड़ा दुख होता है। तो हमने कहा हम तो दुख होने के लिए ही बोलते हैं। तो बोला आप दुखी करने के लिए क्यों बोलते? हमने कहा दुखी इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि दुखी होने से आदमी के दिमाग को धक्का लगता है। जैसे कभी कभी आपके घर में गाड़ी हो और आप कुछ दिन गाड़ी स्टार्ट ना करो तो गाड़ी की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप सेल्फ लगाओगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो स्टार्ट नहीं होगी। तो उसको स्टार्ट अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 आदमी बुलाते हैं नौजवानों को, हाँ भाई आ जाओ, गाड़ी की बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गई है, पीछे से थोड़ा धक्का लगा दो, गाड़ी स्टार्ट हो जाती। और एक बार गाड़ी अगर स्टार्ट हो गई दोबारा धक्का लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर ही सिस्टम है जो बैटरी को चार्ज करता रहता है और गाड़ी चलती रहती है। ऐसे ही जो हमारा ओबीसी समाज है उसकी जो बैटरी है वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो एक बार उसको धक्का लगाने की जरूरत, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार लगाने की जरूरत पड़ती है। एक बार स्टार्ट हो गया फिर वो सोचता रहता है, समझता रहता है, लड़ता रहता है, चलता रहता है। तो जब ये बात कही जाती है कि जानवरों की गिनती होती है ओबीसी की नहीं होती, कुत्तों की होती है ओबीसी की नहीं होती, हिजड़ों की होती है ओबीसी की नहीं होती, तो बड़ा धक्का लगता है कि यार ये सबकी होती है, जानवरों के कैटेगरी में खड़े हो गए तो बड़ा धक्का लगता है। तो उससे आदमी सोच
लिए, समझने के लिए मजबूर होता है, और जब सोचने समझने लगता है तो उसके दिमाग की गाड़ी चल देती है। फिर वो अपने लोगों को जगाता रहता है, बताता रहता है। तो ये कहने के पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं है, बल्कि लोगों को जागृत करने का मकसद ये कहने के पीछे है। तो आजादी के 75 साल में हम लोगों की गिनती नहीं। गिनती क्यों नहीं हुई? गिनती इसलिए नहीं हुई कि भारत में जो 3.5% लोग जो शासन कर रहे हैं, उनको डर लगता है कि अगर ओबीसी जागृत हो गया तो 52% वाला 3.5% वाले को नेता क्यों माने? 52% वाला अपना सत्यानाश करने के लिए 3.5% वाले को समर्थन क्यों देगा? तो संभव नहीं है देने का। तो उनको लगता है अगर गिनती हो गई तो ओबीसी का अकाउंट ओबीसी के नाम पर ओपन हो जाएगा। अभी ओबीसी का अकाउंट हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा है। तो ओबीसी के गांव मोहल्ले घर में ब्राह्मण लोग जाते हैं तो कहते हैं तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हिंदू। और एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। तो ओबीसी के लोगों को लगता है देश पर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही बता रहे हैं पंडित जी, ठीक ही बता रहे हैं, इनके पीछे जाना चाहिए। तो 3.5% ब्राह्मण के पीछे 52% ओबीसी हिंदू के नाम पर चला जाए। हिंदू के नाम पर 52% ओबीसी का समर्थन लेते हैं, और जब सरकार में जाते हैं तो ओबीसी का एक भी काम नहीं करे। दूसरा काम तो छोड़ो, गिनती ही नहीं करते तो दूसरा कौन सा काम करेंगे? गिनती ही नहीं करते। गिनती होगी, आंकड़े आएंगे तब बजट में हिस्सा मिलेगा, बजट में हिस्सा मिलेगा तो ओबीसी का विकास होगा, हर क्षेत्र में ओबीसी का हिस्सा मिलेगा तो ओबीसी का विकास होगा। पहले आंकड़े तो होने चाहिए, आंकड़े ही नहीं कलेक्ट कर रहे हमारे समर्थन से। चाहे कांग्रेस राज करती हो, चाहे बीजेपी राज करती हो, किसके समर्थन से राज करती है? हमारे समर्थन से राज करती है। मगर आजादी के 75 साल, एक तरफ जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ आधी से अधिक आबादी की गिनती में। देश का क्या हालात है ये समझने की बात है। आधी से अधिक आबादी की गिनती नहीं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों के ऊपर आए दिन अन्याय अत्याचार होता। कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया गया, तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया गया। राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। राष्ट्रपति को रोक रहे हैं तो आम आदमी की क्या बात? तो ये जो हालात है, ये हालात हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये हालात क्यों निर्माण हुए हैं? क्योंकि हमारे लोग जागृत नहीं है, इसलिए ये हालात आजादी के 75 साल में निर्माण हुए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर सब कुछ हमारे ही हाथ में दे दिया। आप खुद ही राज करो, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर आपको दे दिया। हर आदमी को वोट का अधिकार दे दिया, चाहे ब्राह्मण के वोट की वैल्यू हो या आपके वोट की वैल्यू हो, एक ही है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट डालेगा तो उसका 5 वोट गिना जाएगा, आप वोट डालोगे तो आपका 1 वोट गिना जाएगा। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी वोट डालेगा तो 1 ही गिना जाएगा, आप भी वोट डालोगे तो 1 ही गिना जाएगा। और आपकी संख्या 90% से ज्यादा। मगर 90% से ज्यादा संख्या वाले जो लोग हैं, वो लोग जानकारी के अभाव में ब्राह्मणों के 3.5% लोगों के पिछड़कू बने हुए हैं, और इसकी वजह से उनका भी सत्यानाश हो रहा है और देश का भी सत्यानाश हो रहा है। इसलिए ये तमाम बातें बताने और समझाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अरे 75 साल में ये बात तो पता चलना चाहिए किसका विकास हो गया, किसका नहीं हुआ, कौन पीछे रह गया है। जो पीछे रह गया है उसका भी विकास करवाया जाए, उसके लिए योजना बनाई जाए। इसके लिए
आंकड़ा चाहिए, बगैर आंकड़े के कैसे? और नगर निकाय चुनाव में कोर्ट ने महाराष्ट्र में भी आरक्षण के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर चुनाव रुका पड़ा, उत्तर प्रदेश में भी रुका पड़ा, दूसरे कई राज्यों में रुका पड़ा। क्यों? क्योंकि डाटा नहीं है। डाटा कहां से आएगा? जनगणना नहीं होने दिया जाएगा तो उनको डर लगता है, इसलिए उनको लगता है कि बवाल हो जाएगा, और बवाल हो जाएगा तो 24 का इलेक्शन सामने। ओबीसी के वोट से तो जीत रहे हैं, अगर ओबीसी निकल गया हाथ से तो जमीन पर आ जाएंगे, उनको पता है। इसलिए उनको लगता है किसी तरीके से 24 का इलेक्शन पार करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम कोविड का बहाना बना के जनगणना रोक रहे हो, तो कोविड में चुनाव हो रहा है, कोविड में रैली हो रही है, कोविड में सभा हो रहा है, बिहार में कोविड में गणना शुरू हो गई, तो क्या केंद्र सरकार के लिए कोविड है गणना के लिए? बाकी जो है कहीं कोविड नहीं है, केवल जनगणना के लिए कोविड है। तो ये साजिश भी हम लोगों को समझ में आ रही है। तो ये तैयारी उसके लिए चल रही है, और आने वाले समय में फिर भारत बंद किया जाएगा। ये जो यात्रा चल रही है, ये भारत बंद की पूर्व तैयारी के तहत यात्रा चल रही है। आने वाले समय में फिर से भारत बंद किया जाएगा। तो ये हक अधिकार का मामला है, जाति आधारित गिनती का बड़ा मामला। इसके साथ ही साथ किसान है हमारे। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी जब आप खरीदने गए तो आपने कहा हम इस कुर्सी के लिए 300 रुपए में खरीदेंगे, या दुकानदार ने आपको बताया कि ये कुर्सी आपको 300 रुपए में मिलेगी? निश्चित रूप से दुकानदार ही बताता है कि कुर्सी आपको 300 रुपए में, 250 रुपए में, 200 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुर्सी जिसने बनाया उसने उसका रेट भी निर्धारित कर दिया कि ये कुर्सी मार्केट में कम से कम इतने रुपए में बिकेगी। वो रेट किसने तय किया? जिसने कुर्सी बनाया। हम लोग गाड़ी से आए हैं, गाड़ी जिसने बनाया उसने उसका रेट तय किया कि ये गाड़ी कितने में बिकेगी। लेकिन हम खेत में जो फसल पैदा करते, वो फसल अगर बनाने वाला ही रेट तय कर रहा है तो किसान भी तो पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। फिर किसान की फसल का रेट खरीदने वाला क्यों तय कर? अगर हर चीज का रेट बनाने वाला तय करता है तो किसान की फसल का रेट खरीदने वाला क्यों तय करता है? किसान इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि कम से कम हमारी फसल को न्यूनतम इतने रुपए में खरीद लेंगे, इसकी गारंटी हम लोगों को दिया जाए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तो सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि हम एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे। आज तक लागू नहीं किया, आज तक लागू नहीं किया। एमएसपी गारंटी कानून के लिए भी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस परिवर्तन यात्रा के प्रमुख एजेंडों में एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा भी हम लोगों ने लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ साथियों, बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। अगर आप लोगों ने मोदी जी का पुराना भाषण सुना हो 2014 का, तो क्या कहते थे? देश नहीं बिकने दूंगा। सुना होगा, देश नहीं बिकने दूंगा, जैसे कि दूसरे बेचने पर ही लगे थे और वो आए तो रोक देंगे। ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, ऐसा एक वातावरण तैयार किया गया। हमारे लोगों को, सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को लगा कि देश बचना चाहिए, तो हमारे लोगों ने मोदी जी को समर्थन किया कि देश बचना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। समर्थन हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब रोज बेचा जाए तो मन ही मन कसम खा लिया कि देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब कसम खा लिया देश नहीं बचने दूंगा। जब तक देश की एक एक चीज अडानी और अंबानी को नहीं दे दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये कसम खा। अब ये कसम मोदी जी ने खाया है या नागपुर में जो आरएसएस के लोग चला रहे हैं
ये भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करने का काम सबसे पहले आरएसएस के लोगों ने किया। आरएसएस का सबसे बड़ा सेंटर नागपुर में है, ऐसा कहा जाता है, मेन हेडक्वार्टर यहाँ पर। तो मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि मोदी जी को ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए, इससे क्या समस्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ओबीसी के आदमी को ओबीसी की गिनती होने से क्या समस्या है। उनके हाथ में ताकत है, उनके हाथ में पावर है, वो ओबीसी की गिनती कर सकते हैं, मगर कर क्यों नहीं रहे। पता करते 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 ये बात पता चली, मोदी जी नहीं कर रोक रहे हैं। अरे रोकने वाले तो आरएसएस के ब्राह्मण है, वो रोक रहे हैं। तो बाद में पता चला कि मोदी जी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री पहले घोषित किया उम्मीदवार, तो इसलिए मोदी जी अपनी मन मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के ब्राह्मणों के कहने पर कर रहे हैं। जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि आरएसएस के इशारे पर सरकार चल रही है, सरकार आरएसएस चला रही है, तो मोहन भागवत का बयान आया कि हम सरकार के डे टू डे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो डे टू डे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मतलब हम रोज रोज के सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा कहा मोहन भागवत ने। तो इसका दूसरा अर्थ ये है, कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं, रोज रोज नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं। वो कभी कभी कब करते हैं, जब हमारी गिनती का मामला होता है, हमारे आरक्षण का मामला होता है, जब किसानों को एमएसपी गारंटी देने का मामला होता है, जब एससी एसटी के रिजर्वेशन का मामला होता है, तब हस्तक्षेप करते हैं, रोज रोज नहीं करते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि देश में देश को प्रतिदिन बेचा जा रहा है। एक एक चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में दी जा रही है। अडानी अंबानी को एक एक चीज दी जा रही। अडानी अंबानी व्यापारी, कोई अमेरिका वाला व्यापारी अडानी अंबानी को संपर्क कर लिया, बोला अडानी जी आपने एयरपोर्ट इतने करोड़ में खरीदा, हम आपको 100 करोड़ और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप हमको दे दो। व्यापारी तो व्यापार ही करेगा, उसको जहां फायदा होगा वो तो खरीदेगा। तो जो आज अडानी के हाथ में है, कल वो अमेरिका के पास में चला जाएगा, ब्रिटेन के पास में चला जाएगा। तो भारत को फिर से विदेशियों के हाथों में सौंपने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जो लोग ये कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज देश को विदेशियों के हाथों में सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और जब हर चीज का निजीकरण हो जाएगा, आप बताओ पहले रेलवे में कितनी नौकरियां थी, टेलीफोन में बीएसएनएल में कितनी नौकरियां थी, आज है क्या? क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि सब में ठेका प्रथा लागू हो, पूंजीपतियों को ठेका दे दिया गया। जो काम सरकार के यहाँ करने से 50,000 रुपया मिलता था, वो काम ठेका प्रथा में 10,000 रुपये में होता। तो ये स्थितियां पैदा कर दी गई। तो केवल निजीकरण नहीं हो रहा, निजीकरण के तहत नौकरियां खत्म हो रही हैं, और जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण तो सरकारी नौकरियों में है, तो सरकारी नौकरियां खत्म, आरक्षण खत्म। चर्चा किस बात की हो रही? निजीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा। अगर ये चर्चा हो जाए आरक्षण खत्म हो रहा है, देश में बवाल हो जाए। लेकिन चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म आरक्षण हो रहा है, आरक्षण 0 हो गया, ना के बराबर हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी को एक बार किसी लड़की ने पूछा, क्या आपकी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती? उन्होंने कहा हम आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां आरक्षण का होना और ना होना दोनों बराबर हो जाए, ऐसा हम आरक्षण को पहुंचाना चाहते हैं। तो आज देश उसी तरफ आगे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बताइए, इस सरकार ने संविधान को दिल्ली में जलाया, जहां मोदी जी बैठते हैं नाक के नीचे जला दिया। क्या चल रहा है देश में, क्या परिस्थितियां है, समझने की जरूरत है। और जब निजीकरण होगा तो
ओबीसी को 52% चाहिए, कहाँ चाहिए? नौकरियां ही नहीं है तो चाहिए कहाँ 52%? तो निजीकरण बंद होना चाहिए और जो निजी क्षेत्र हैं वो भी गवर्नमेंट की मदद के बगैर नहीं चलते हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ से मदद करती है? गवर्नमेंट जनता के टैक्स के पैसे से उद्योगपतियों को मदद कर रही है। जब गवर्नमेंट जनता के टैक्स के पैसे से उद्योगपतियों को मदद कर रही है तो जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है SC ST OBC के लिए, वो रिजर्वेशन पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लागू होगी? प्राइवेट सेक्टर जो चल रहे हैं गवर्नमेंट की मदद पर चल रहे हैं और गवर्नमेंट जनता के पैसे से उनकी मदद कर रही है, तो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होना चाहिए। SC ST OBC को गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं, केवल प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसको लेकर के भी हम लोग यात्रा चला रहे हैं। हम ओबीसी के लोग मांग रहे हैं भाई 52% हमको दे दो, संख्या हमारी है। वो कह रहे हैं 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं 52% दे दो, हमारी संख्या है। वो कह रहे हैं 50% से ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण, इसलिए आपका 27 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने कहा 52 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, 50 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जब EWS के नाम पर, मतलब जो गरीब नहीं है उनको गरीब के नाम पर आरक्षण देने का मामला आया, जो गरीब नहीं है उनको गरीब के नाम पर आरक्षण देने का मामला आया, तब 10% आरक्षण सरकार ने संविधान संशोधन करके उनको दे दिया। जिनका 80% कब्जा पहले से है क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में, उनको 10% और दे दिया। आरक्षण किसके लिए? जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए आरक्षण व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दिया। पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसका नहीं है? SC का नहीं है, ST का नहीं है, OBC का नहीं है, माइनॉरिटीज का नहीं है। जिनका नहीं है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? जो पहले से बहुत मोटे हो गए हैं उनको और मोटा कर रही है, और जो पहले से ही कमजोर है, मरने की स्थिति में उनका हुक्का पानी और बंद कर दे रही, ताकि तुम और मर जाओ, जल्दी मर जाओ, जल्दी खत्म हो जाओ। तो देश में SC ST OBC को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, और जो पहले से मोटे हैं 80% कब्जा किए हुए हैं उन्हें 10% और दे दिया। तब नहीं कहा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर दे दिया 10% और सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर मोहर लग गई। हमने कहा चलो दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अब तो 50% का मामला खत्म हो गया। अब जब 50% का मामला खत्म हो गया तो अब OBC को 27 पर क्यों रोक कर रखे हो भाई? अब तो OBC को 52 दे दो, तो 50% का मामला खत्म हो गया, तो अब OBC को 52 दे दो। तो कह रहे नहीं 52 नहीं दे सकते, मतलब उनके लिए 50% नहीं है, उनको दे सकते हैं, हमारे लिए 50% की सीमा है, हमें 52 नहीं दे सकते। तो ये साजिश है। इस साजिश को OBC के लोगों को बताना है, समझाना है और उनको लड़ने के लिए तैयार करना। क्योंकि जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन 3.5% वाले जमीन पर आ जाएंगे। हमारे ही लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं, वो जमीन पर आ जाएंगे। तो इसलिए ये परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं कि 52 को 52% मिलना चाहिए, इसकी भी लड़ाई करें। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रीमी लेयर को नकार दिया था और तमाम संविधान निर्माताओं ने आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए, इसको खारिज कर दिया था। मगर साजिश के तहत OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया गया और जिसकी वजह से लगातार OBC के साथ में अन्याय हो रहा है। तो ये क्रीमी लेयर भी समाप्त होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चलते हैं। इसी के साथ साथ EVM में जो बहुत बड़ा घोटाला है, अमन मेश्राम साहब लगातार EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 26 जनवरी से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। इसके पहले एक यात्रा हम लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी
बीमारी तक की ईवीएम मंडप हो यात्रा। सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन लगवाया हर ईवीएम को, लेकिन पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज की पर्ची निकल रही है, उस कागज की पर्ची का जब तक 100% मिलान नहीं होगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, मतलब चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो या तो 100% पेपर ट्रेल की पर्चियों का मिलान हो और या फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये लड़ाई भी इस देश में लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि 3.5% लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा? उनको लगता है तुम्हारे खिलाफ में हम काम करेंगे, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हमारे खिलाफ में हो जाओगे, हमें वोट नहीं दोगे तो तुम वोट किसी को दे देना, ईवीएम से हम ही देंगे। उनको क्या लगता है, तुम नाराज हो जाओ, नाराज हो जाओ, तुम वोट किसी को दे देना, जिसको तुम्हारी मर्जी उसको दे देना, मगर ईवीएम से वो हमारे पास ही आ जाएगा, ऐसा उनको लगता है। और इसकी वजह से वो हम लोगों के खिलाफ में, देश की 85-90% आबादी के खिलाफ में वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा के अभियान में ईवीएम घोटाले का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ देश में जो ब्राह्मणवाद से मुक्ति की लड़ाई है, फूले साहू अम्बेडकर पे दिया, इस लड़ाई को, इस विचारधारा को हर ओबीसी तक पहुंचाना है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी साजिश हुई। जो फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन है, इसको ब्राह्मणों ने कहा ये तो दलित आंदोलन, इनका साहित्य जो है तो दलित साहित्य है। कैसे दलित साहित्य, कैसे दलित आंदोलन? ज्योतिबा फूले खुद ओबीसी, साहू महाराज खुद ओबीसी के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए आयोग बने, इसके लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए लिखा। तो ये लड़ाई तो सबकी लड़ाई थी, 90-92% लोगों की लड़ाई थी, ये केवल कुछ लोगों की लड़ाई नहीं थी। मगर ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि अगर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, पेरियार अगर ओबीसी में पहुंच गए तो हिंदू के नाम पर मूर्ख बना करके वोट कैसे लेंगे? तो इसलिए रोकना होगा। तो रोकने के लिए क्या करते हैं? अगर कोई ओबीसी गलती से जय भीम बोल दे तो क्या करते हैं? महार हो गए क्या? हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं चमार हो गए क्या जय भीम बोलते हैं। तो क्यों कहते हैं? वो सोचते जिस दिन ये शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग साथ में आ गए, उस दिन देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और फिर ब्राह्मण इस देश में शासक नहीं रह सकते हैं। ये उनको समझ में आता। बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में कहा था कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। गोविंद वल्लभ पंत उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके मुंह पर कहा था ये बात। ये काम उत्तर प्रदेश में माननीय काशीराम जी ने किया। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ तो विधानसभा के अंदर लड़ाई हो गई बीजेपी वालों में और मूल्यवासियों में। बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में केसरीनाथ त्रिपाठी जो थे उनको स्ट्रेचर पर उठाकर विधानसभा से बाहर ले जाना पड़ा। वो स्थिति पैदा हो गई थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम अलग अलग हैं, इसलिए हमारी अलग अलग कुटाई और पिटाई भी हो रही है। अगर हम एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो हम लोग इस देश में हुक्मरान बन जाएंगे, जो हमारे महापुरुषों का सपना था। और जब हम खुद ही हुक्मरान बन जाएंगे तो ये जो हम मुद्दे बता रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे से ज्यादा का मामला नहीं है। 24 घंटे के अंदर ये सारे मुद्दे हल किए जा सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को जागृत करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा और जागृत और संगठित करके देश में परिवर्तन करना पड़ेगा, समाज व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा और राज्य व्यवस्था भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार अगर नई खरीदते हो और कोई कहता है कि भाई दे दो थोड़ा हम भी चलाएंगे, तो आप सोचते हो यार इसको दे देंगे, इसका पैसा नहीं लगा है, इसका है नहीं, तो क्या ये अच्छे से चलाएगा? आप नहीं देते हो। क्यों? आपको लगता है अच्छे से नहीं चलाएगा,
क्योंकि ये इसका नहीं है। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर अपना देश दूसरों को चलाने के लिए जरूर दे देते हो। इसलिए देश का सत्यानाश आज की तारीख में हो रहा है। अगर देश को बचाना, समाज को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो संगठित होना होगा और देश की बागडोर अपने हाथ में लेना। देश में जो हमारे पुरखों का राज था, तो भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया। आज भारत 200 यूनिवर्सिटियों में भारत की कोई यूनिवर्सिटी का नंबर नहीं है। नहीं तो दुनिया के लोग इस बात के लिए गर्व करते थे कि उनका बच्चा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस बात के लिए गर्व करते थे, हमारी गौरवशाली विरासत है। मगर आज उसका पतन हो गया क्योंकि हम शासक नहीं हैं। तो अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है और भारत की गौरवशाली विरासत को फिर से वापस लाना है, तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा, अपने समाज को जगाना पड़ेगा और इस देश में शासक बनना पड़ेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना है। इसके लिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं कि एक ओबीसी को जगाया जाए, उसको जागृत किया जाए, संगठित किया जाए और लड़ने के लिए तैयार किया जाए, ताकि देश में जो 52% लोग हैं वो अगर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे भाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप ही जमीन पर आ सकता है। तो ये परिवर्तन यात्रा पूरे 101 दिन महाराष्ट्र में चलेगी। आप सभी लोगों ने आज इस यात्रा का सहयोग किया, समर्थन किया, कल भी किया और आगे भी आप लोग करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस यात्रा में आप लोग शामिल हुए, सहयोग और समर्थन किया और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा